प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ गया, 20 साल तवील जंग का खात्मा, तालिबान का जश्न, सड़कों पर सजदे, तब तालिबान की मुल्ला उमर की कब्र पर हाजिरी, दुनिया की नजरें अफगानिस्तान में तालिबान की नई क़यादत पर मरकूज, कतर में भारतीय सफीर की तालिबान क़यादत से अहम मुलाकात, खित्ते की सियासी सूरत हाल में कन्फ्यूजन, अब चीन, तुर्की, रूस, कतर और पाकिस्तान का किरदार इसमें क्या होगा, इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया, हुकूमत के साथ साथ पीडीएम को निशाने पर रख लिया, नियत साफ है तो इस्तीफे दें फिर लॉन्ग मार्च करें। बिलावल की पीडीएम की आदत पर सख्त तनकीद। दूसरी जानिब 3 साल के बाद अब तहरीके इंसाफ ने पंजाब में उस्मान बुज़दार की री लॉन्चिंग कर दी, करोड़ों रुपए इश्तहारात पर खर्च कर दिए। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने असलहा लाइसेंस देने के इख्तियारात शेख रशीद के हवाले कर दिए। वफाकी काबीना ने ममनुआ और गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस देने का इख्तियार वजारत दाखिला को दे दिया। क्या इख्तियारात मिलने के बाद अब गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस की बंदर बांट की जाएगी? इन तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आमिर साहब, सबसे पहले हॉट टॉपिक जाहिर है जो अमेरिका की अफगानिस्तान की सूरत हाल है, और अमेरिका जिस तरह से आखिरी फ़ौजी भी निकला और उसके बाद एक जश्न देखा गया और पूरा सोशल मीडिया उस आखिरी फ़ौजी की तस्वीरों से भरा हुआ था, ऑन द कमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो अफगानिस्तान में तालिबान के सेंटिमेंट्स के ऊपर अगर बात करें तो दे वर वेरी ऑब्वियस। ये सिर्फ तालिबान के सेंटिमेंट्स की बात ही रही है, पूरे दुनिया के सेंटिमेंट्स की बात बन गई है। और ये ज़ाहिर है ये कोई छोटा इवेंट नहीं था। मेरा ख्याल है दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा अपसेट जो है ना नहीं देखा गया। इवन कि अमेरिका का जो कोरिया की या वियतनाम की जंग थी उसमें अमेरिका की शिकस्त थी। ये नेटो के दुनिया के तमाम ताकतवर तरीन मुल्कों की इकट्ठी जंग जो है का होना और जिस तरीके से हुई, जिस तरह उसका आखिर में हाल देखा गया कि किस तरह वो छोड़ के गए। और हाल ये था कि पेंटागन के तर्जमान नज़र आए कि वहाँ पे आज सारा दिन सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बड़ी ज़्यादा सर्कुलेट करती रही कि जी वो अपने कुत्ते छोड़ गए हैं, कैनाइन डॉग्स छोड़ गए हैं। तो वो उनको ये तर्जमान को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ गई क्योंकि नहीं जी ये हमारे फौजी कुत्ते नहीं थे, ये रेस्क्यू एनिमल्स थे। तो ये हाल हो गया कि इतने डिफेंसिव पे चले गए हैं, इतना ज़्यादा उनके ऊपर मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर रीजनल जो थी मिथ थी, जो पहले भी काफ़ी इराक़ में, सीरिया में, मुख्तलिफ जगहों पे टूटी हुई थी, मगर ये बहुत बड़ा अमेरिका की उस साख को और पूरी वेस्ट की उस साख को झटका लगा है। और ये आने वाले दिन, महीने, सालों में ये डिस्कशन ये जारी रहेगी और अफ़गानिस्तान हॉट टॉपिक रहेगा। और अच्छी बात यह है कि हमारी मुल्क में भी पहली दफ़ा 40 साल से ये सिलसिला जारी है और अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा हमें इसने अफेक्ट किया है, मगर हमारे यहाँ कोई इसकी बड़ी सतही तौर पे इसकी डिस्कशन होती रही है। पहली दफ़ा है कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इतनी दफ़ा गए हैं और पहली दफ़ा वो वहाँ से उर्दू के अंदर जो है ना वहाँ का अहवाल बता रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मगर ठीक है, तालिबान इसको भी बहुत ज़्यादा इसकी खुशियाँ मना रहे हैं और फायरिंगें होती रही सारी रात, वो अपनी जगह हैं। मगर खुशियों के साथ ये मैं समझता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा ख़तरात भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। फौरी तौर पे ये है कि वो मुज़ाफ़ाती तालिबान के साथ जंग कर लेना और जीत लेना एक और बात है। एक मॉडर्न शहर को काबुल जो था, जब 2001 में जब तालिबान छोड़ के गए थे उस वक्त उसकी 10 लाख आबादी थी, अब उसकी 70 लाख आबादी हो गई भी है। तो एक शहर जिसका बहुत बड़ा एक्सपैंड कर गया है और वर्चुअली सार कोई लोग हिजरत करके या तो पाकिस्तान की साइड पे आ गए थे या काबुल में चले गए थे, उसको रन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इनकी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं कि इस तरह का शहर रन करने के लिए मुज़ाफ़ाती लोग नहीं हैं। तो बिजली का मसला है, वहाँ पे पानी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, पुलिसिंग जो है, जो इनकी स्किल्स नहीं हैं, जंगी स्किल्स अपनी जगह हैं। फिर यह है कि बैंक बंद हैं, नोट लोग एक्सचेंज नहीं कर सके।
तो अब ये सारे चैलेंजेस, उससे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस सिक्योरिटी चैलेंज है कि वो बड़ा कम है पंजशेर से, मगर जंग थोड़ी सी जारी है, कुछ क्लैशेस की इतलाएँ आ रही हैं। फिर सबसे बड़ा ख़तरा तो दाइश का आ गया है कि उन्होंने पिछले एक हफ्ते के अंदर पहले उन्होंने एयरपोर्ट पे सुसाइडल हमला किया और कई 100 से ज़्यादा लोग मार दिए। उसके बाद फिर उन्होंने जो है कल वो रॉकेट लॉन्च किए, और उसके बाद अमेरिका ने एक गाड़ी को ये सोच के कि इसके अंदर ये दाइश की है, उसके ऊपर ड्रोन का हमला किया, जिससे कि 10 के करीब सिविलियन बेचारे मासूम लोग मारे गए। मगर उससे ये पता चला कि अमेरिका जो है जिस तरह ड्रोन की, और ये एक सवालिया निशान था कि क्या अमेरिका जब ये कम्प्लीटली छोड़ के यहाँ से चला जाएगा, जो कि अब चला गया है, तो बाद में ये हवाई हमले और ड्रोन के हमले जारी रहेंगे तो नहीं, तो वो उसकी इब्तदा हो गई है। अब ये इब्तदा का तसलसल कितना रहता है, कैसे करेंगे, क्या होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है। और अब सबसे ज़्यादा तो निगाहें ये उम्मीद ये की जा रही थी कि तालिबान इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जाएंगे 31 अगस्त के बाद, तो ये जो बुरी हुकूमत, जो भी बुरी या जैसी भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, वो अनाउंस करेंगे। ये सुन रहे हैं हम कि जो है 3 दिन से उनके मुज़ाकरात जारी थे फाइनली, और अब ये मुतवक्का है कि वो तो बड़ा डिपेंड करता है कि उसकी हैयत क्या है, कैसे जो बाकी जो लोग हैं उनको तसल्ली करते हैं, किसको कितना शेयर करता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा इशू यही रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि बाकी लोगों को तालिबान मनवा लेंगे, नहीं मनवा पाएंगे, और ये ख़त्म हो जाएगी, वरना ये खराबियाँ बढ़ जाएंगी। पहली बात। दूसरा ये है कि पाकिस्तान, एक और डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट ये हुई है कि इंडिया अभी तक जो है ना सारे उससे बाहर था, तो अब ये इतला आई है कि दोहा के अंदर कतर में इंडियन जो सफ़ीर हैं दीपक मित्तल साहब, उन्होंने जो स्टेनिकज़ई साहब जो है शेर मोहम्मद स्टेनिकज़ई, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स के तालिबान के इंचार्ज है, उनसे मुलाकात की है। अच्छा। तो वो जो पहले था कि इंडिया में ये बहस चल रही थी कि तालिबान के साथ बातचीत करनी है नहीं, तो उसका पहली दफ़ा फार्मली इब्तदा की है, चाहे दोहा में ही की है, और वो स्टेनिकज़ई साहब इंडियन एम्बेसी बुलाए गए। अच्छा। उनकी और जो खबरें चल रही थी कि वो तालिबान की ख्वाहिश पे मुलाकात की गई है, तो हमारे लिए इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। मगर अच्छी बात यह है कि हमारे फॉरेन ऑफिस से एक दफ़ा जब ये पूछा गया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि जनाब हमें कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि इंडिया भी सॉवरन मुल्क है और अफ़गानिस्तान भी एक सॉवरन मुल्क है, और वो आपस में जो मर्ज़ी मिले, हमें तो सिर्फ वो कंसर्न है, हमारे खदशात कि वहाँ से अफ़गानिस्तान की ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो और हमारे ख़िलाफ़ वहाँ बैठ के कोई साजिश ना हो, वरना किसी मुल्क से ये उम्मीद रखना या उसको रोकना एक बेवकूफ़ की बात है। तो ये इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर है, मगर उसके ऊपर ओवरली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जिस तरह के कल अमरीकनों को यहाँ से ट्रांजिट देने पे या वेस्टर्न उसको जिस तरह लोगों ने शोर मचाया हुआ था, तो वो उस तरीके से गैर ओवर रिएक्ट नहीं कर जाता। फाइनली ये है कि जो कल पार्लियामान के चीदा मेंबर्स को ब्रीफिंग जो GSQ में दी गई, जो उसके वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो इसलिए हम भी नहीं दोहराते, बाकी लोग भी ज़रा कॉशियस थे इस बारे में। तो अभी मैं मुशाहिद साहब को सुन रहा था मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में, तो वो ये फरमा रहे थे, उन्होंने कहा जी मोर और लेस जो गवर्नमेंट की जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है, जो पब्लिक पॉलिसी है, जो बताया जाता है कि एक चेंज पाकिस्तान में तब्दीली आई है कि हम जो वहाँ पे सिर्फ एक बास्केट के अंदर सारे अंडे तालिबान के रखे हुए थे, जो हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि अब हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं और हर किस्म की जो फोर्सेस हैं उनके नुमाइंदा लोगों से बात करके एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट और एक सारी जो है ना सारे लोगों को शामिल करवाने में एक तो इंटरेस्टेड हैं। दूसरा, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम रीजनल ताकतें और आलमी ताकतों की जो डिमांड्स हैं उसको देखते हुए उनके साथ मिल के अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे। और तीसरे उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अहम बात है कि उन्होंने ये बहुत बावर करवाया कि जनाब ये जो आप हमें इल्ज़ाम देते हैं कि हम ही पॉलिसी बनाते हैं, ये सिविलियन गवर्नमेंट जो है ना ये लीड कर रही है।
अच्छा। तो वो हम पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ मानते हैं, मगर अच्छी बात है दोनों अगर एक ही पॉलिसी ठीक है, चाहे ये बना रहे हैं या वो बना रहे हैं, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये है कि अफ़गानिस्तान का अभी जो इशू है ये सिर्फ इनखला से ख़त्म नहीं हुआ, गालबन शुरू हुआ है, इसलिए इस पर नज़र मज़ीद रखने की जरूरत है। ठीक है, अफगानिस्तान का ये सफ़र शुरू हुआ है, तालिबान का ये सफ़र शुरू हुआ है, अब इस तरह से किस तरह से वो इंटरनल इश्यूज़ को फाइट करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है क्लास साहब कि 20 सालों में $2 खरब से ज़ायद जो है वो अमेरिका ने इस पूरी जंग पे खर्च कर दिए हुए हैं। तो इस किस्म की, जी इससे भी ज़्यादा, तो इस तरह के जब फिगर सामने आते हैं और कोई कंक्लूजन नहीं निकलता ऐसी लड़ाइयों का और इतनी बड़ी सिचुएशन जो क्रिएट की जाती है, तो फिर इंटरनेशनली किस तरह से देखा जा रहा होगा इस वक्त अमेरिका के रोल को और किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा अफगानिस्तान को? मुझे समझ नहीं आ रही, पैसे अमेरिकन ने खर्च किए हैं और परेशान दुनिया है ऐसे, उनको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, भाई उनके पास होंगे तो लगाए हैं उन्होंने कुछ सोच समझ की होगी। नहीं वैसे बता रहा हूँ मैं, पूरे पाकिस्तानी भी हम बड़े परेशान हैं, कंसर्न है सारे, पूरी दुनिया कंसर्न है, पूरे के पूरे हम बार बार एक ही फिगर देते हैं, पूरा मीडिया दुनिया का कोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन 2.2 या वट एवर ट्रिलियंस डाले हैं ना उन्होंने खर्च किए। भाई जिनके पास होते हैं तो वही खर्च करते हैं, कुछ उन्होंने सोचा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ प्लानिंग की होगी हमने क्यों करनी है, कैसे करनी है, या वेपन जो आगे अगेन बताया जा रहा है $85 बिलियन के वो चीज़ें छोड़ गए हैं, तो कुछ ना कुछ उनकी स्कीम्स ऑफ थिंग्स होंगी। अमेरिका में तो इतने बड़े क्वेश्चन इस तरह का, अगरचे ठीक है वहाँ भी बहस ज़रूर हुई, लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा कि $2.2 ट्रिलियन आपने वहाँ पे किए, वो जो अपने मकासद के लिए आए थे। बहुत चीज़ें हमने थोड़ा सा ग्लोरीफाई करते, रोमांटिसाइज करते हैं, हमारे मिजाज में है। पहले तो हम चाहते थे अमेरिकन निकलें यहाँ से, पूरे 20 साल हमने कोशिश की, तालिबान खड़े हुए, सपोर्ट हुई, वो लंबी कहानी, अब उसमें नहीं जाते। और जब वो चले गए तो हम सब ने कहा कि क्यों चले गए हैं, इतना पैसे खर्च किए, इतने इन्होंने जंगें की, बंदे मरवाए, बला बला की। 2-4 चीज़ें बड़ी अहम है अमेरिकन, अगर उनका थोड़ा सा जो मैं समझा उन तकरीरें सुनी है वटेवर, ये 2-4 अपने मकासद के लिए आए तो पूरे करके गए हैं। अच्छा, उसके बाद दुनिया जो कुछ भी उनको कहते रहे, मतलब सबसे बड़ा ये भी जो बाइडन जो तकरीर कर रहे थे, मेन तो ये था जो तालिबान पे इल्ज़ाम लगता था, क्या इल्ज़ाम लगता था कि आप अपने यहाँ जो टेररिस्ट हैं, ये दुनिया भर के मोस्ट वांटेड लोग हैं, उनको अपने यहाँ पनाह दी हुई है, आप उनको हार्बर करते हैं, उनके कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो दुनिया भर में जाते हैं, हमले करते हैं, अमेरिका में भी हुए, दीगर अरब ममालिक, सऊदी अरेबिया, सारे ममालिक में होते रहे। वो ये कहते थे इनको बंद करें, आप एक यहाँ पर जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमर्ज करें, अपनी ज़मीन किसी को इस्तेमाल ना होने दें, दहशत गर्दों को ना आने दें। वो डिमांड्स उनके सारी मीट कर रहे हैं तालिबान, वो कहते हैं बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होने देंगे, किसी को नहीं आने देंगे, एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमर्ज करेंगे। सो अमेरिकन ये समझते हैं कि जब ये सारी चीज़ें, वो कोई आके इसको यूरोप बनाने नहीं आए थे, ये उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका जो है ये अफगानिस्तान को कोई डेवलप कंट्री बनाने नहीं किया था। जो बाइडन ने बड़ी क्लियर इस पे अपनी स्टेटमेंट दी है, जो तकरीर उन्होंने की थी। आज अमेरिका के शहरों को समझते हैं हम ज़्यादा सिक्योर हैं, हमारे शहरी ज़्यादा सिक्योर हैं, वो ज़्यादा महफूज हैं यहाँ पे अमेरिका में या यूरोप में, वट एवर कंट्रीज़ में। आप उसके अफगानिस्तान की हालत देख लें जो पिछले 20 सालों में हो चुकी है, कि जो ही तालिबान एंटर हुए पूरा आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान लगता है वो छोड़ना चाहते, वो रहना नहीं चाहता। आप उन मुल्कों को देखें जिनके फोर्सेज हैं, आज वो मुल्क कहाँ बैठे हैं, बेचारा अफगानिस्तान के लोग कहाँ पे बैठे हैं। एक हमारी आदत है, हमने इन बेचारे अफगानों को चढ़ाया हुआ है बांस पे कि ये बड़े बहादुर हैं, ये लड़ने वाले कौम है। बिल्कुल हैं जी, बहादुर भी हैं, तारीख में भी हमने देखा है, पढ़ा है। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकले? 20 साल बाद तालिबान जो हैं उन्हीं ही टर्म्स पे आए हैं, उन्हीं ही टर्म्स पे हुकूमत उनको वापस मिली है कि जिन टर्म्स पे अमेरिकन या यूरोपियन चाहते थे कि आप अपना मुल्क है, आपका मुल्क है, आप इसको आके रूल करें, जिम्मेदारी से करें, यहाँ से टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मुझे इसमें कोई शक नहीं, कंस्पिरेसी थ्योरी जो भी होती रहे, कि जब तक अगर ये अमेरिकन अलाउ ना करते तो तालिबान एंटर नहीं हो सकते थे काबुल में। ये एक उसको बच्चे को पता है कि मुल्ला ब्रादर जो है उनको लेके आना, वहाँ से कंधार आके उनको ड्रॉप करना जहाज़ पे, कतर के जहाज़ पे, या जो भी उनको फौजी था, या अमेरिकन की ब्लेसिंग के बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती थी। द गुड थिंग इज़ अल्टीमेटली उन्होंने अखबारों के हवाले कर दिया, भाई साहब ये आपका मुल्क है। लेकिन 3-4 चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, और उस पर तालिबान भी वही कह रहे हैं, उनका रवैया जो है वो लोगों को थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जो है, अभी आमिर साहब ने बात की है इनकी, वहाँ पे जो कल GHQ में उनको ब्रीफ किया गया, कुछ मेरी भी ज़राए से बात हुई है, तो उसमें आर्मी चीफ ने बड़ा इनको वहाँ पे जो ब्रीफिंग में बातें बताई हैं, उसमें दोनों कमेटीज़ के ये लोग थे। एक तो उन्होंने कहा जी अब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, जो मैंने एक्सटेंशन ली थी, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, अच्छा। तो एक्सटेंशन लेने की मेरी उस वक्त जो रीजनिंग थी, बहुत सारी तनकीद भी आई थी, आपको पता है, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था कि ज़रूरी है। तो वो 2 चीज़ों की वजह से थी। मैंने उस वक्त भी बताया था कि उस वक्त जो खिते के हालात थे, एक वेस्टर्न बॉर्डर आपका स्टेबल नहीं था, दूसरा आपका ईस्टर्न बॉर्डर जो है वहाँ पर भी आपको याद होगा
इंडिया के साथ भी हमारे बड़े शदीद मसाइल चल रहे थे पिछले कई 3-4 सालों से। तो उन्होंने कहा था कि जनाब कि मैं इसलिए भी एक्सटेंशन ले रहा था ताकि ये जो दोनों बॉर्डर्स हैं हमारे, ये दोनों स्टेबलाइज हों और मैं इनको स्टेबलाइज इनको छोड़कर जाऊं। लिहाजा वो आज अफगानिस्तान भी है, वेस्टर्न बॉर्डर जो है आपका सिक्योर हुआ है। अच्छा। कि वहाँ पे एक उसमें आप कैसे अमेरिकन चले गए हैं या वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही थी उसमें आके पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, या इंडियंस पे इल्ज़ाम जो लगते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने वहाँ से कैंप्स के ज़रिए आके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, वो बंद हुई कोई अब कि वो तालिबान आ गए, उनकी हुकूमत आ गई, वो आने देंगे। प्लस वो कहते हैं ईस्टर्न बॉर्डर जो इंडिया के साथ भी हमारे रिलेशनशिप अगर देखे जाएँ, कोई वहाँ पे अब कोई ऐसा गोलाबारी नहीं हो रही, सीज फायर हो गया है, मुलाकातें हुई हैं, चीज़ हुई हैं। सो उन्होंने इस पर भी एक्सप्लेन किया है कि जनाब कि ये वजूहत थी उन्होंने। और एक और बात जो बताई गई है अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, वो ये कहते हैं कि हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा है कि जनाब कि ये जो बातें की जाती हैं हुकूमत जो है ये 5 साल अपने पूरे करेगी और इसको करने भी चाहिए, बल्कि कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत हो उसको 5 साल अपने पूरे करने चाहिए। सो ये जो एक एलिमेंट ऑफ आता रहता है ना, यहाँ पे र्यूमर्स होती रहती है, जैसे बिलावल साहब ने कहा इलेक्शन पहले करा दें, हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी, तो इस पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं। और पाकिस्तान में जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन को सपोर्ट ना करे और हुकूमत के साथ उनके वो ना हों, कोई बिग डिफरेंसेस ना हो, तो कोई हुकूमतें यहाँ पे कोई हिलती नहीं है। तो ये भी चीज़ें उनको थोड़ी सी क्लियर की गई, जिसमें पीएम नवाज के लोग भी थे, पीपल्स पार्टी भी थी, साहब डिफेंस कमेटीज़ के इनके अरकान थे, इस पे भी उन्होंने इनको ब्रीफ किया है कि लिहाजा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो अपने 5 साल जो है ना वो पूरे करेंगे और करने भी चाहिए। और वैसे भी मेरा ख्याल है अब कोई उस 1.25 साल बाकी रह गए या 2 साल बाकी रह गए, तो ये चीज़ें जो हैं उस पर की गए। मेन अब जो बर्डन आएगा लास्टली अफगानिस्तान के उसमें जाने का, वो पाकिस्तान के लिए आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक ओनरशिप रही है तालिबान के हवाले से। अक्सरियत तालिबान की फैमिलीज हमारे यहाँ हैं, तालिबान भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है हमारा दूसरा घर है। तो पाकिस्तान को ज़रा वो 90s वाली जो हमारी पॉलिसी थी ना, वो वाली, उसको अगर शुक्र ये है कि हम ज़रा आगे समझदारी से काम ले रहे हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स बड़ा मेच्योर होकर आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो आके पहले तालिबान को उस पर एक्सेप्ट करना है, रिकग्नाइज करना है, कब करना है। अब की दफ़ा हम मेरा ख्याल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जाना चाह रहे हैं, अनलाइक द 90s जब हमने सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया था, बाकी दुनिया ने नहीं किया था। ये बड़ा अच्छा एक मेरा ख्याल हमारा एक उस पर वाइज एक उस पर स्टेप है। इंडिया वाली बात आमिर साहब ने सही की है कि लास्टली मैं ऐड कर दूं कि मैं जो मुशाहिद साहब को सुन रहा था, उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो क्लास भी कह रहे हैं कि वहाँ पे ये कहा गया है कि जनाब अब हमारी बड़ी क्लियरली पॉलिसी है कि हम अपने मशरकी और मगरबी यानी इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों तरफ अमन चाहते हैं। अच्छा, तो ये बड़ी क्लियरली पहले भी कहा जाता है जो है, मगर इस दफ़ा GHQ में बैठ के जब इस तरीके से कहा जाता है तो उसको खास तौर पे उसके अंदर वजन ज़्यादा आ जाता है। ठीक है क्लास साहब, जिस तरह से आपने बिलावल का जिक्र किया उसके ऊपर बात होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज बड़ी सख्त तनकीद भी की बिलावल ने PDM के ऊपर, और क्या कहना चाह रहे हैं वो, किस तरह से उन्होंने तनकीद की, किन अल्फाज में, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, आपने ये स्टोरी ब्रेक की थी, ये जो असलहा लाइसेंस देने के इख्तियारात शेख रशीद के हवाले करने से मुतालिक और खदशात का भी जिक्र किया था। आज ये जो वज़ीर आज़म ने असलहा लाइसेंस देने के जो इख्तियारात हैं वो वज़ारत दाखिला को फाइनली दे दिए हैं, तो अब क्या सिचुएशन? ये बेसिकली इमरान खान साहब की अपनी ख्वाहिश थी, क्योंकि बहुत सारे ये कह रहे हैं कि शायद शेख रशीद साहब जो है ना कैबिनेट के इख्तियारात छीन कर ले गए। वो नहीं छीन कर ले गए, इमरान खान साहब जो है ना वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। हमने आपके साथ स्टोरीज 2-3 दफ़ा कैबिनेट से एक्सक्लूसिवली ये शेयर भी की है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों पे अब खान साहब को पता है कि पोजीशन में भी आने आपने, पाकिस्तान में कल्चर होता है कि कल को आपके बहुत सारे फैसले जो हैं उनको जो आने वाली हुकूमतें होती हैं उन पर केसेस बनते होते हैं। जैसे इमरान खान साहब ने कंपनी ने इन्होंने FIA को इन्होंने बहुत सारे केसेस जो हैं बनाने को कहा। मतलब फॉर एग्जांपल आपको याद हो ख्वाजा आसिफ, उसके पूरे केस बनाने की जो उसकी अप्रूवल थी वो कैबिनेट ने दी थी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वहाँ पे दुबई में जॉब कर रहे थे, बला बला। सो उन्हें ये भी पता है कल को आगे और हुकूमतें आएंगी तो हमारे पे वो भी केसेस उन्होंने बनाने ढूंढने होते हैं। ये पाकिस्तान का कल्चर भी है, रिवायत भी है। सो ये खान साहब इस बात पे अनकंफर्टेबल हो रहे थे कि इसमें बहुत सारे जर्नलों के, ब्यूरोक्रेट्स के, जजेस के और कुछ यहाँ ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदारों जो है ना एक कल्चर बन गया था कि हमने यहाँ पे ये ममनुआ ये जो बोर्ड जो है ना ये लाइसेंसेस
ऑटोमेटिक वेपन जिनको कहते हैं, डेंजरस वेपन जो उनके अप्रूवल का कल्चर बन गया पाकिस्तान में। पता नहीं शो शाह का बड़ा कंसेप्ट है कि मेरे पास क्लाशनकोफ है तो मेरे पास बम है, तोप है, मैंने घर के लान में F-16 मैंने पार्क किया और लोगों को दिखाने के लिए, या JF थंडर जो है मेरे घर के छत पर उतरता है। ये बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे अपनी फां फूंक के लिए रखना चाहते होते हैं। तो पिछले अगर आप कुछ अरसे का इमरान खान साहब की कहेंगे तो हम ले आएंगे, मैं कल अपने प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा राना साहब से जरा डिटेल्स निकालें हु इज हु कि जिन्होंने जाके ऑटोमेटिक वेपन्स इमरान खान साहब की कैबिनेट से अप्रूव नहीं करवाए। और यहाँ पे हम रोते रहे हैं कि पाकिस्तान में जितना असला है, जितना लोग है, पहले लोग घरों में लड़ाइयाँ हो भी जाती थी, मुक्के से, चमाट से, थप वगैरह, मतलब इवन मोहल्ले में चाकू छुरी से लड़ लेते थे लोग, मियाँ बीवी की अगर कोई लड़ाइयाँ हो जाती थी। अब ये पता चलता है डीवेपनाइजेशन कैंपेन बड़ी मुश्किल से लॉन्च की गई थी चौधरी निसार के जमाने के पहले भी हुई थी मुशर्रफ के दौर में। अब क्या हो रहा है, आप कोई अखबार निकालें, छोटी सी बात पे लड़ाई होते हैं ना मोहल्ले में, उन्होंने आके जब फायरिंग की 3 बंदे मारे, बच्चों की लड़ाई होगी 6 बंदे मारे गए, घर में पता चला मियाँ ने उठाई है गोली, उठे पिस्तौल से उसने बीवी को मार दिया। हर घर में असला है, वेपन्स है, पूरी करके कुछ रह गए थे। उसके बाद ये मुकाबला शुरू हो जाता है कि हमारे पास बेहतर असला है, हमारे पास ऑटोमेटिक है, हमारे पास ये जदीद गन है, AK-47 हमारे पास राइफल है। जैसे मैंने कहा ये वो कल्चर था। इलीट कैप्चर एक तरफ कहते हैं, खान साहब कहते थे कि इलीट कैप्चर होते। इलीट कैप्चर सिर्फ ये नहीं होता, शुगर मिल वालों नहीं होते, टेक्सटाइल वाले, बड़े बड़े लोग जो माल बना रहे हैं, डोनर हैं, पैसा है उनके पास। इलीट कैप्चर की ये भी निशानी है कि ये बड़े लोग जो हैं, इन्होंने जिस तरह के वेपन्स के इन्होंने लिए, उनके नाम पढ़ के बंदा काम कर रहा है। जो हु इज हु, इनके चीफ मिनिस्टर्स ले रहे हैं, इनके वजीर ले रहे हैं, इनके मुशीर ले रहे हैं, इनके बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने लिए हैं। इन्होंने यहाँ पे कोई आपके FBR के चेयरमैन को चाहिए, आपके डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग को चाहिए, आगे फिर इन्होंने लेके देने। इमरान खान साहब इससे घबरा गए थे। उन्होंने कहा भाई साहब ये जो इतने बड़ी बड़ी मंजूरियां मुझसे ली जा रही हैं, पता नहीं कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, किस पर्पज के लिए ले रहा है, लिहाजा मेहरबानी फरमाएं। उन्होंने हिदायत दी थी कि जनाब ये जो है ना आप रखें अपने पास, और इनको आपने किसको लाइसेंस देने हैं नहीं देने, ये शेख रशीद साहब जाने, इंटीरियर मिनिस्टर ठेका किसको दिया गया है? शेख रशीद को। वही वाली बात, और शेख रशीद साहब कहते चढ़ गई है। अब एक जरा एक दिलचस्प काम देखें वैसे, अब फर्क देखें इंटीरियर मिनिस्टर कैसे होते हैं। यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर आए थे, आपको याद, जनरल मोइनुद्दीन हैदर मुशर्रफ साहब के दौर में, कराची से थे। उन्हें पता था कि कितना डेंजरस काम है पाकिस्तान में, जितना असला आ चुका है, गन आ चुकी है, इसको कम करें। उन्होंने कैंपेन लॉन्च की थी कि आप ये सारा डीवेपनाइज करें। लोगों को इंसेंटिव दिया गया था, थाने कचहरी में जाएं, जमा करवाएं, पैसे लें अपनी बंदूकों के। काम भी हुआ। उसके बाद पॉलिटिकल हुकूमत आ गई, आगे रहमान मलिक साहब आ गए 2008 में माशाल्लाह, और वो खुलकर रहमान मलिक साहब ने लाइसेंसेस दिए। इन्होंने MPs को, MNAs को, जो भी आए आगे से उन्होंने किस किस को दिए, अपने अपने एक स्टेज पे पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर भी इस्तेमाल होते रहे। अपने अपने वोटर्स जो हैं, वोट खरीदने के लिए भी गन्नों के लाइसेंस दिए जाते हर दौर में ये था। इस पे दाद देनी चाहिए। और इनके दौर में बहुत सारे स्कैंडल आए थे, इनके रहमान मलिक साहब के दौर में लाखों की तादाद में लाइसेंस दिए गए थे कि दें जो लोगों को गन्ने तोपें दें, जो जो चाहते दे दें। इसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब है, वो भी पिंडी बॉय हैं। अब जरा आप प्रायोरिटीज देखें ना, उन्होंने आने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर इसको रोका, कैंसिल किए, उन्होंने कैंसिल किए, उन्होंने कहा दोबारा करें, चीजें करें, रोका। चौधरी निसार अली खान है इसको पूरी, ये उनका क्रेडिट है, उनको देना चाहिए। और VIP जो यहाँ पे गाड़ियां लेके फिरते थे, एस्कॉर्ट लेके फिरते थे, रेंजर्स उनके साथ लगी हुई हैं, और करोड़ों रुपए जो है उनकी सिक्योरिटी पर लग रहे हैं। चंद पावरफुल एलीट क्लास के यहाँ तबके पैदा हो गए थे और बड़े लोग नाराज हुए थे। चौधरी निसार अली खान ने वो भी वापस ले लेते हैं, बंद करें प्रोटोकॉल अपने खर्चे पे, जिसने प्रोटोकॉल रखना है रखिए। 2-3 चीजें उनकी अच्छी थी, उन्होंने बंद रखा पूरे 4-5 साल, हालांकि बड़ा दबाव था उन पे। अच्छा, फिर आगे जनाब ये हमारे ये जो शाहिद खकान अब्बासी साहब, ये हमारे मरी के शहजादे जो हैं, इन्होंने कहा नहीं जनाब लाइसेंसेस होने चाहिए। इन्होंने कहा मैं भी पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर इस्तेमाल, इन्होंने थोड़ा सा शुरू किया काम। पीक पर गया है इनके दौर में, ये जब आई है, ये PTI जब हुकूमत आई है तो इमरान खान साहब के सामने समरियां जाना शुरू हो गई हैं। आज फलां जर्नलों को चाहिए, आज फलां बाबूज को चाहिए, आज फलां आपके मिनिस्टर को चाहिए, आज वहाँ एडवाइजर, ऐसे ऐसे एडवाइजर ने लिए जिनको वैसे मैं हैरान हो तो उनको किससे खतरा था। सो इमरान खान साहब ने ये जो अपने गले से उठाया है बोझ, उठा के उन्होंने शेख साहब को दिया। अब शेख साहब के पास ऑप्शन 2-3 है, रोल मॉडल लास्ट में वो आके मोइनुद्दीन हैदर वाला रूट लेते हैं कि डीवेपनाइजेशन करें, सोसाइटी में बहुत असला हो गया है, यहाँ पे लोग मार रहे हैं, धड़ाधड़ रोजाना कत्ल हो रहे हैं। जो चाकू छुरी पर लड़ते थे अब वो गन्नू तोपों F-16 और JF थंडर के साथ लड़ते हैं घरों में या मोहल्ले में, या दुश्मन अपने पालते हैं। दूसरा ऑप्शन रहमान मलिक साहब वाला है, मंडी खोल दो, जिसने जो लेना है, जहां लेना है, जितना चाहिए ले लो, आके थोक के हिसाब से इनको तोल कर दे दो, गन्ने तोपें जो भी वो ले लो। एक रोल मॉडल इनके सामने वो भी है। एक तीसरा रोल मॉडल पिंडी बॉय का, इनका चौधरी निसार अली खान साहब का भी, बंद कर दें दुकान,
लोगों को देना, ये इस तरह के लाइसेंसिंग और ये चीज़ें दे रहे हैं, ख़तरनाक असला दे रहे हैं। तो चौथा आप उस पर शेख रशीद साहब, आपको पता है शेख रशीद का मॉडल, शेख इसमें कोई बहस नहीं है। शेख रशीद का मॉडल शेख रशीद का मॉडल ही होगा, और इसके लिए सिर्फ आप सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल ब्राइब के अलावा 10-10, 15-15 लाख रुपया लोग ये ऑटोमेटिक फायर आर्म के लिए रिश्वत देने के लिए तैयार होते हैं। अब देखेंगे, अब खाते खुल गए हैं, देखेंगे कौन कितने पैसे। ये बिल्ले से भी बिल्ला बिल्ला तो छोटा सा लफ्ज है। शेख साहब जिस वजारत में बैठ जाएं और वहाँ पे बाश अन्नी ना मचे तो ये हो ही नहीं सकता। फिर शेख साहब किस चीज़ के हुए वो? तो फिर ये कैसे डिसीजन है इमरान खान का? ये भी तो एक फिर उस डिसीजन की सेहत पे सवाल बनता है। और सर एलपीजी के मामले में भी लेकिन पहले ब्रेक ले लें अगर आप इजाजत दें। ब्रेक आप बिल्कुल ले लें, उसके बाद आपको बताएंगे ये जो एलपीजी के अंदर जो आज ऐलान किया गया कि कम होगी, 4.5 रुपए आज बढ़ भी गए हैं, तो ये इसके पीछे कहानी क्या है? ठीक है, इस 4 रुपए के बढ़ने के पीछे क्या कहानी है, इसको एक्सप्लोर करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर साहब, ये 4 रुपयों की कहानी और 7 करोड़ रुपए की भी कहानी, वो जो रीलॉन्चिंग पे खर्च किए जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? जी, ये बड़ी मज़े की बात यह है कि बुज़दार साहब की रीलॉन्चिंग जो है ना, वो 3 साल बाद गवर्नमेंट के हो रही है। तो आज उनकी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट फ़ाल करने के ऊपर की। तो वो जो इंग्लिश वो इंडिया का नहीं, वो है राजू बन गया जेंटलमैन। तो वो तेल शे ला के बोदे शुदे वहाँ के उनको बेचारों को भी बिठाया हुआ था, रटा लगाया हुआ था। बीच में से बेचारे बड़े टेंस नज़र आ रहे थे, मगर वो वजह उसकी ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ये 2-4 रोज़ पहले कहा कि जनाब काम बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं पंजाब में और बुज़दार साहब हो रहे हैं, मगर ये है कि ये बताते नहीं है कि असली के लोगों को कान में बता देते हैं, तो ये असली काम दिखाए नहीं जा रहे, बताए नहीं जा रहे। तो अब वो बताने का सिलसिला उसी की कड़ी ये थी। साउथ पंजाब के एक्सपर्ट जो है ना, वो डॉक्टर रऊफ क्लास्टर सामने बैठे हैं, ये उस पर ये बात करेंगे। तो ये मैं तो सिर्फ ये है कि इसके साथ ही एक कल जो है ना, एक बहुत बड़े अखबार में, मोतबर अखबार है, उसमें 40 सफ़ों का एक सप्लीमेंट इशू किया गया है। पहले तो यह है कि बड़ा मोतबर अखबार है और इसके अंदर ये सप्लीमेंट है। और पुराने वक्तों में, अच्छे ज़मानों में ऊपर सप्लीमेंट या एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता था। तो इसका टाइटल दिया गया है विजन पंजाब 2021 कि एज इफ ये अखबार की एडिटोरियल उनका ओपिनियन है। ये एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ एक मायूस सी बात है, ये पहले ऐसे नहीं, और इस अखबार में तो बिल्कुल नहीं होती थी। अच्छा। इसके अंदर जो है ये तस्वीर अगर दिखा सकें कि बुज़दार साहब की जो खूबसूरत, बुज़दार साहब की जो इसमें तस्वीर उन्होंने इलस्ट्रेशन बनाई है ना, तो उनकी मेरे ख्याल मरहूम वालिद साहब भी देखें तो पहचाने ना कि ये उन्हीं की तस्वीर है। इतनी बड़ी है, बड़े बड़े इसके अंदर इश्तिहार हैं तो पंजाब गवर्नमेंट के। तो वो उन्होंने कहा ग्राउंड पे तो करने की ज़रूरत नहीं है काम, ग्राउंड पे तो शिकायतें रहती हैं, सारा पंजाब कहता है कि जनाब कोई काम नहीं होया। उन्होंने कहा कम से कम सप्लीमेंट के अंदर, अखबार के अंदर तो पूरा काम शो करें ना। तो धड़ाधड़ करोड़ों रुपए के ये इश्तिहारात हैं। और पहली बात तो ये है कि शायद ये गैर कानूनी काम भी है कि आप इस तरीके से, और ये पीटीआई गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को एक दफ़ा वो जब अपने इस तरह के इश्तिहारात के ऊपर उसकी तस्वीर आती थी तो वो मना किया गया था, और शायद एक आधा कोई अदालत के पास भी किया था कि जनाब ये नहीं किया जा सकता। एक तो गैर कानूनी, फिर ये गैर अखलाकी उस सेंस में कि आप ये जो इसके अंदर एग्जैजरेशन है वो लंबी चौड़ी है कि इनके अलावा तमाम, हाँ, इसके अंदर जो लबे लबाब ये है, उन्होंने कहा रंजीत सिंह की बाकायदा उन्होंने तस्वीर दी है। उन्होंने कहा जी एक पंजाब की ग्लोरी जो थी ना, वो पहले होता था रंजीत सिंह के ज़माने में पंजाब दी ग्रेट पंजाब था, अब जो है ना बुज़दार के ज़माने में ग्रेट पंजाब हुआ है। तो वो ख़ास तौर पर ये लाइन ली हुई है कि कल्चरली हर लिहाज से म्यूज़िक और दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। साथ में जो बड़े बड़े वज़रा की, गवर्नर साहब की दी हुई है, हाशिम बख्त साहब की तस्वीर दी गई है। हालांकि उनके ऊपर हम चीनी के ऊपर होते रहते हैं पैसे, 4 बिलियन रुपीज़ का आ गया। साथ में दो तीन मुझे बड़े एतराज़ हैं इसमें। एक तो ये है कि जो रूदा का प्रोजेक्ट है वो उसके भी इश्तिहार हैं, और ये गवर्नमेंट आगे पिंडी के उसके अंदर जो ये रिंग रोड का स्कैंडल था उसके अंदर ये क्लियर है
कानून ये है कि जब तक आपका फाइनल लेआउट प्लान, ये अप्रूवल, एनओसी सारे ना आ जाएं, आप इश्तिहार नहीं दे सकते, मशहूरी नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट खुद अपने ही कवानीन की ये पामाली की है। ये है हालांकि रुदा के मतलब और भी बड़े सारे सवाल तक कि वो कह रहे हैं जी झील बना रहे हैं, पानी है, वो कह रहे हैं पानी लाना कहाँ है, रावी में पानी नहीं है, एक बीआरबी नहर के अंदर वो आगे कम पानी है, वो कैसे घूम फिर के लाएंगे। फिर नोटिफिकेशन इसका नहीं हुआ, फिर इसका भी एनवायरनमेंट जो है वो क्लियर होने वाला है, और बेताशा सवाल आता है, लड़ाइयाँ वहाँ हो रही हैं मगर उसके बेताशा इश्तिहारात हैं। फिर साथ में वो जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं वाल्टन एयरपोर्ट की जगह पे, उसके बड़े इश्तिहार हैं, वो भी गलबन अदालत के अंदर मामला गया है। और मेरी इतला इन दोनों प्रोजेक्ट के मतलब जो मुझे लोग लाहौर में, मैं भी रिसेंटली गया हुआ था, तो लोगों ने बताया कि जनाब ये रूदा का तो सिलसिला ये है कि बेताशा लोगों ने, आप चेक करें, पैसे पहले ही ले लिए हैं, ये रूदा चूदा कोई नहीं होना। वो जिन्होंने ज़मीनें ले ली हैं ना, उनसे गवर्नमेंट वो अपनी ज़मीनें वो खुद ही एक बिल्डर के तौर पे आके ले लेंगे। ये इस पर मुझे कहा गया ज़रा गौर करें। और वाल्टन वाली का बताया गया है कि जनाब एक और पहलू ये है कि वहाँ लाहौर में इसके इर्द गिर्द अबू धाबी टावर और 2-4 टावर बन रहे थे, और वो इस चीज़ पे बंद हो गए थे कि एविएशन ने, और उन्होंने मना किया था कि जनाब एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती। सिर्फ ये नहीं है कि इसके अंदर जो वाल्टन एयरपोर्ट की जगह वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगा, इसके इर्द गिर्द जो हाई राइज बिल्डिंग्स बननी थी काफ़ी सारी, वो सारी पेंडिंग थी। तो उन्होंने कहा जनाब ये पता नहीं हो ही ना हो, कम अज़ कम इसके बाद वो बिल्डिंग्स जो हैं, तो ये काफ़ी ओवरऑल जो है कितना जो मुबालगा अमेज किस्म का ये विजन सप्लीमेंट इन द नेम ऑफ विजन। और अक्सर जो है ना जो राइटअप्स हैं उसके अंदर बाई लाइन होती है ना, एक नाम होता है कि जी फलाने ने लिखी है, वो 90% नहीं है, वो लग रहा है कि अखबार की एडिटोरियल है ये वाला, कि वो भी मानते हैं कि वाकई बुज़दार साहब है। जी क्लास साहब, ये इस तरह की साउथ पंजाब का बेसिकली तो मजे की 2-3 चीजें। एक तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है जितने पेजेस का है, ये अंग्रेजी में है। इमरान खान साहब रोजाना या अंग्रेजी को और अंग्रेज कल्चर को वो जिस तरह का तबरा पढ़ते हैं वो हम सुनते रहते हैं, पूरा अंग्रेजी में है। आपने पंजाब की परफॉर्मेंस बतानी है 12 करोड़ लोगों को, कितने लोग जो हैं ये अंग्रेजी में आपकी इतनी बड़ी ये दानिशवरी फरमाई की, और जो आपके दानिश सारी के एक साथ ही कर दी। हाँ सारी। और मुझे आई एम जस्ट वंडरिंग कि बुज़दार साहब खुद इतनी अंग्रेजी पढ़ लेंगे जितनी उनके बारे में लिखी गई है या लिखवाई गई है, या जिस तरह का रंजीत सिंह के साथ उनका मवाजना किया गया है। बुज़दार साहब को वहाँ सराइकी इलाकों की तारीख का पता भी है कि वहाँ रंजीत सिंह साहब को जो है उन इलाकों में क्या समझा जाता है। जब 1818 में उन्होंने मुल्तान को फतह किया था तो कितने बड़े पैमाने पे वहाँ पे मैसकर किया गया, लोग मारे गए। रणजीत सिंह को वहाँ हीरो नहीं समझा जाता, वहाँ विलन समझा जाता। सेंट्रल या इंडियन पंजाब में ठीक है उनका हीरो होगा, तो ये सराइकी इलाकों का हीरो तो नहीं है जिनकी वो डेंसिटी पे बैठ के मुकाबला किया जा रहा है कि जब अगेन या रंजीत सिंह का दौर था या बुज़दार का दौर है। दोनों का जो कंपैरिजन किया गया, हजूर जरा थोड़ी सी आगे जिन लोगों ने लिखा है, जिन लोगों ने किया है, तो उनको भी जरा देखना चाहिए कि जिन इलाकों में ये कह रहे हैं वहां पे रंजीत सिंह साहब का क्या रोल है, आपके यहाँ क्या रोल है। बहरहाल बात वही है कि करोड़ों रुपए के आपने इश्तिहारात देने हैं और बुज़दार साहब को आपने खड़ा करना है इलीट के लिए। इसको पढ़ने वाला आम आदमी नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। इससे भी अब उन्हें लगा है कि जनाब लोगों को पता चलना चाहिए कि काम हो रहे। आमिर साहब ऐसे खामखा नाराज हो गए, तो ये अंग्रेजी के यहाँ पे ये छपवाक है ना, इनका जो क्लाउट है और इनकी क्लास और इनका स्टेचर जो है ना बुज़दार साहब का, वो उन्होंने कहा इलीट का कर दिया। जो लोगों को पता चलना चाहिए, जंगल में मोर नाच रहे हैं और सारे के सारे लोग उनको देख, लोगों को पता चलना चाहिए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।